नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक असली मास्टरपीस की, मुंशी प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा। ऊपर से देखने में तो लगता है कि यार ये तो बस दो जानवरों की एक सीधी सादी कहानी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पन्नों के भीतर आजादी, संघर्ष और हमारी मानवीय भावनाओं की इतनी गहरी परतें छुपी है ना कि आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस क्लासिक कहानी के पन्ने पलटते हैं और गहराई से समझते हैं कि आज के दौर में भी ये कहानी इतनी प्रासंगिक क्यों है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत में ही ना प्रेमचंद जी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो गधे का उदाहरण देकर एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं कि कैसे हमारे समाज में हद से ज्यादा सीधेपन और सहनशीलता को बेवकूफ़ी मान लिया जाता है। मतलब, अगर आप बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले इंसान हैं तो दुनिया आपको आसानी से कमजोर समझ लेगी। अच्छाई और सद्गुणों का ऐसा अनादर, ये सच में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है ना? और मजे की बात ये है कि यही वो सोच है जिस पर हमारी ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे जो मुख्य किरदार है ना, वो कि ऐसे वैसे आम जानवर नहीं है। मिलिए हीरा और मोती से। झूरी नाम के किसान के ये दोनों बैल पछाई नस्ल के हैं। अब ये पछाई नस्ल क्या है? ये अपनी गजब की ताकत, खूबसूरती और फुर्ती के लिए मानी जाती है। एकदम ऊंचे, पूरे गठीले बदन वाले चौकन्ने बैल। ये उस दब्बू और शांत जानवर वाली इमेज के बिल्कुल उलट हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। और याद रखिएगा, इनकी यही शारीरिक ताकत आगे चलकर इनके सबसे बड़े संघर्ष का हथियार बनने वाली है। तो चलिए, अब इन दोनों की इस कमाल की अटूट दोस्ती के बारे में थोड़ा और करीब से जानते हैं। इन दोनों दोस्तों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ अपना हीरा है, बिल्कुल शांत और बहुत ज्यादा धैर्य रखने वाला। वो धर्म और उसूलों पर चलने वाला जीव है। यहाँ तक कि किसी गिरे हुए दुश्मन पर वार करना भी उसे गलत लगता है। और दूसरी तरफ है मोती, एकदम गरम खून वाला। उसे जल्दी गुस्सा आता है और वो हर गलत चीज के खिलाफ तुरंत आक्रामक होकर बगावत करने को तैयार रहता है। एक पूरी तरह से दिमाग से काम लेता है तो दूसरा जज्बात से। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि यही अलग अलग स्वभाव इनकी दोस्ती को एकदम परफेक्टली बैलेंस करता है। और पता है, इनके रिश्ते की सबसे दिलचस्प चीज क्या थी? उनका आपस में बात करने का तरीका। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वो एक मूक भाषा, यानी बिना शब्दों वाली भाषा में बात करते थे। मतलब, बिना कुछ बोले ही वो एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। कभी एक दूसरे को चाट सूंघकर, तो कभी प्यार से अपने सींग टकराकर वो अपना गहरा प्रेम जताते थे। ये चीज साफ साबित करती है कि उनका रिश्ता सिर्फ साथ काम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव था। शायद ऐसा जुड़ाव जो हम इंसानों में भी मुश्किल से ही देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इनकी जिंदगी में भी वो खतरनाक मोड़ आता है जहां प्यार की जगह बहुत ही भयानक क्रूरता ले लेती है। यहाँ पर आकर ना कहानी में एक बहुत बड़ा और शॉकिंग बदलाव आता है। झूरी के घर पर उन्हें बहुत इज्जत और प्यार मिलता था। कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना हो, उन्हें खाने को बढ़िया खली और भूसा मिलता था और उन पर कभी डंडा नहीं उठता था। लेकिन जब झूरी उन्हें अपने साले गया के घर भेज देता है तो सब कुछ पलट जाता है। गया उनके साथ बेहद क्रूर बर्ताव करता है, उन्हें बुरी तरह पीटता है और खाने के नाम पर सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। जरा सोचकर देखिए, अचानक से सम्मान की जगह सिर्फ और सिर्फ शोषण। इन दोनों स्वाभिमानी जीवों के लिए ये बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर की बात थी। और इस भयंकर अत्याचार का नतीजा क्या हुआ? एक जबरदस्त बगावत, वो भी तुरंत। पहली ही रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, इन दोनों ने एक साथ अपना पूरा जोर लगाया और वो मोटी मजबूत रस्सियां एक झटके में तोड़ डालीं। उन्होंने एक दिन के लिए भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। वो वहां से सीधे अपने मालिक झूरी के घर की तरफ वापस निकल पड़े। उनका ये सीधा सा कदम हमें दिखाता है कि आज़ादी की तड़प किसी भी जीव के अंदर कितनी स्वाभाविक और कितनी जरूरी होती है। खैर, जब उन्हें जबरदस्ती वापस गया के घर भेज दिया जाता है, तब उस जुल्म से भरी जगह पर भी इंसानियत की एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी उम्मीद नजर आती है। एक छोटी बच्ची थी वहां जो खुद अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सह रही थी। वो रात के अंधेरे में चुपके से आती और इन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती। अब देखिए, उन 2 रोटियों से इन हट्टे कट्टे बैलों का पेट तो क्या ही भरता, लेकिन शोषण के उस अंधेरे माहौल में उन्हें उस बच्ची से एक आत्मिक सहारा मिल गया था। एक सताए हुए का दूसरे सताए हुए के साथ जुड़ना ये साबित करता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब आगे जो होता है
वो इनके हौसले और इनकी आत्मा का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल इम्तिहान था। कांजी हाउस की कैद। जब वो एक मटर के खेत से पकड़े जाते हैं तो उन्हें कांजी हाउस यानी जानवरों की जेल में बंद कर दिया जाता है। और सच बताऊं, वहां अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे, सब के सब वहां जिंदा लाशों की तरह पड़े हुए थे। कई दिनों से किसी को चारे का एक तिनका तक नहीं मिला था। ये कांजी हाउस सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक है जहां जुल्म इतना बढ़ चुका है कि उसने हर तरह के जीवों का हौसला पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा और मोती हार मान लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। पहले उन्होंने रास्ते में मिलकर एक बहुत ही विशाल और घमंडी सांड को धूल चटाई थी, और वही गजब की ताकत और तालमेल उन्होंने कांजी हाउस में भी दिखाया। अपनी जान की परवाह किए बिना हीरा ने अपने सींगों से वहां की कच्ची मिट्टी की दीवार पर वार करना शुरू किया, और फिर मोती ने आकर बची कुची आधी दीवार ही गिरा दी। उनकी ये बगावत सच में ऐतिहासिक थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना रास्ता ही नहीं बनाया, बल्कि अंदर कैद उन सारे जानवरों को भी आजाद कर दिया। ये दिखाता है कि अगर हम संगठित हो जाएं, तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी गिराया जा सकता है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। दीवार टूटने के बाद बाकी सारे जानवर तो भाग गए, लेकिन हीरा एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। अब मोती के पास भागने का और अपनी जान बचाने का पूरा मौका था। पर आपको क्या लगता है, उसने क्या किया होगा? वो अपने बंधे हुए दोस्त के पास वापस आया और वहीं बैठ गया। उसने तय कर लिया था कि वो अपने दोस्त को छोड़कर अकेला आजाद नहीं होगा, चाहे उसे कितनी ही बेरहम मार क्यों न खानी पड़े। अपनी खुद की आज़ादी को अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान कर देना, सच में निस्वार्थ प्यार की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब बारी थी सबसे बड़े और आखिरी संघर्ष की, जहां उनका सामना सीधे मौत से होने वाला था। पूरे 1 हफ्ते तक कांजी हाउस में भूखे प्यासे रहने के बाद जब वो एकदम मरने की हालत में पहुंच गए थे, तब उन्हें एक लाल आंखों वाले खूंखार कसाई दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया जाता है। खौफ के मारे उनके शरीर का एक एक हिस्सा कांप रहा था। लेकिन जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं, अचानक उन्हें कुछ पहचाने हुए खेत और रास्ते दिखने लगते हैं। अपने गांव को देखते ही आखिरी सांसें गिन रहे उन दोनों दोस्तों के अंदर न जाने कहां से एक जादुई ताकत आ जाती है। मौत को पीछे छोड़ते हुए वो जो दौड़ लगाते हैं ना, वो सीधे अपने मालिक झूरी के दरवाजे पर आकर ही रुकते हैं। वो दृश्य इमेजिन करके देखिए, बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मोमेंट था वो। झूरी ने उन्हें देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और दोनों बैलों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो कसाई वहां आकर उनकी रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, तब मोती चुप नहीं बैठता। एक सच्चे विजयी योद्धा की तरह मोती उस कसाई को सींगों से धकेलकर पूरे गांव के ही बाहर खदेड़ देता है। ये साफ साबित करता है कि जब आत्मरक्षा का जज्बा और अपनों का प्यार मिल जाए, तो मौत पर भी जीत हासिल की जा सकती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे खास हिस्से पर, प्रेमचंद जी का वो छिपा हुआ संदेश जो आजादी से पहले के भारत को बहुत ही खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करता है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी टेक अवे है। हीरा और मोती का अपने क्रूर मालिकों से बार बार बगावत करना दरअसल उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष का एक बहुत बड़ा रूपक या कहें तो मेटाफर है। मुंशी प्रेमचंद जी हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बता रहे हैं कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो इंतजार करने से मिल जाएगा। इसके लिए लड़ना पड़ता है, अपनी ताकत को पहचान कर एकजुट होकर शोषण पर बार बार चोट करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हीरा और मोती ने कांजी हाउस की दीवार गिराई और आज़ादी छीनी। तो जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल देकर छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम मान लें कि हीरा और मोती हमारे समाज के शोषित और दबे कुचले लोगों के प्रतीक हैं, तो क्या सच्ची आज़ादी चुपचाप अत्याचार सहने से मिलती है या फिर एक साथ मिलकर किए गए लगातार संघर्ष से? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है। इस सवाल और इन 2 बेमिसाल दोस्तों के शानदार सफ़र के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं।